इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 3 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। यह वीडियो फर्स्ट ईयर बीटेक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किए जाने वाला सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इस चीज़ को रिलेट करता है कि केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी को हम एक दूसरे से कैसे स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम बैटरीज़ के अंदर देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस करें, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे प्रोसेसेस में ये देखा जाता है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और एक्सप्लेनेशंस को आप काफ़ी ध्यान से सुने। सबसे पहले हम एक एनोड और कैथोड के बेसिक अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे, जिससे कि हम आसानी से समझ सकेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस कैसे की जाती हैं। यहाँ पर एक एनोड दिया गया है जहाँ पर कि ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और कैथोड जिस पर कि रिडक्शन होता है, जिसको कि हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जिस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इनके बीच के जो कनेक्शन होता है उसको हम साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, जो कि एक मीडियम होता है जो कि सेमी सॉलिड पेस्ट का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या करता है कि आयंस जो होते हैं उनको एनोड और कैथोड के अंदर मूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी सर्किट इजीली कंप्लीट हो सके और केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर पर्टिकुलर प्रोसेस जिसके लिए हम उनको यूज कर रहे हैं उनको हम कंटिन्यूसली यूज कर सकें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा और ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? ZnCu सेल, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एनोड और कैथोड वर्क कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो हम Zn का इलेक्ट्रोड लेते हैं वो एनोड की तरह काम करता है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और जो हमारा कैथोड होता है वो कॉपर का बना होता है, जो कि Cu इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको हम साल्ट ब्रिज के द्वारा कंटिन्यू कराते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिंक जो होता है वो ऑक्सीडेशन के अंदर जाता है, जहाँ पर कि वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। वहीं पर कॉपर जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली गेन करता है, जो कि रिडक्शन प्रोसेस को शो करता है। और साल्ट ब्रिज जो होता है वो इन दोनों के बीच के कनेक्शन को बेसिकली इस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। और बेसिकली इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज करते हैं वो जिंक के लिए ZnSO4 को यूज करते हैं और कॉपर के लिए CuSO4 का यूज करते हैं। नोस्ट इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो कि बेसिकली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी भी सेल के लिए डिफरेंट कंडीशंस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, जो कि E = E0 - 0.0591 अपॉन मोल्स टाइम्स log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ को हमने बेसिकली लिख रखा है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो E होता है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर E होता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोड्स जो कि कैथोड और एनोड के पर्टिकुलर वैल्यूज जो दी गई होंगी उनके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। और E0 जो होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, जिसको कि 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेते हैं। ये यहाँ पर केवल जूल पर मोल पर केल्विन में ही लेने की यूजेज आती हैं, वरना इसके अलग अलग वैल्यूज़ भी होती हैं। T जो होता है वो केल्विन टेम्परेचर होता है, और N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होता है यहाँ पर। F जो होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है, जिसको कि हम 96485 कूलम पर मोल भी लेते हैं, या फिर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो 96500 कूलम लेते हैं पर मोल। Q जो होता है वो रिएक्शन कोसेंट होता है। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम जो रिएक्शंस लेंगे उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ लेकर के ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आता है इम्पोर्टेंट डिस्कशन बैटरीज़ के बारे में। बैटरीज जो होती हैं वो केमिकल एनर्जी जो होती हैं उनको स्टोर करती हैं और उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती हैं जब ज़रूरत होता है तब। समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो पर्टिकुलरली डायग्राम दिया गया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एनोड हम यूज़ करते हैं, कैथोड यूज करते हैं, एंड पेस्ट ऑफ MnO2 या फिर NH4Cl एंड कार्बन को हम यूज करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो एनोड होता है वो नेगेटिव साइड होता है जहाँ पर कि ऑक्सीडेशन होता है, एंड कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव साइड जहाँ पर कि रिडक्शन होता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इस मीडियम्स की तरह काम करता है, जिसमें कि आयंस कंटिन्यूसली मूव करते हैं एनोड और कैथोड के बीच में।
क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली हम इनके रिचार्जेबिलिटी के बेसिस पर इनको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, पहले पर प्राइमरी सेल्स और दूसरे पर सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स जिनके अंदर AA या फिर ट्रिपल A बैटरीज जो कि रिमोट के अंदर यूज की जाती हैं वो आती हैं। वहीं पर सेकेंडरी सेल्स के अंदर ऐसी बैटरीज आती हैं जो कि लेड एसिड स्टोरेज सेल्स के रूप में काम करती हैं। ये कैसे काम करती हैं? सबसे पहले प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं या फिर प्राइमरी सेल्स जो होते हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन फिनिश होने के बाद बैटरी को हम यूज़ कर पाते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये यूज एंड थ्रो बैटरीज होती हैं, यानी कि हम इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं इनको मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में लगी होंगी, जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। वो बैटरी वही है जिसको कि आप रिचार्ज करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल फेंक देते हैं, ऐसा तो नहीं ही होता होगा। वहीं पर प्राइमरी सेल्स के अंदर हम बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या हैं। फ्लैश लाइट्स के अंदर जो हम बैटरी को यूज़ करते हैं, टॉर्च के अंदर, क्लॉक के अंदर, रिमोट कंट्रोल्स के अंदर यूज करते हैं, रिमोट के अंदर भी यूज करते हैं। वैसे एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंडरी सेल्स के अंदर बात करें तो व्हीकल्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं, UPS सिस्टम्स के अंदर यूज किए जाते हैं, और सोलर एनर्जी स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं प्राइमरी सेल के बारे में। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो डायग्राम है बेसिकली स्ट्रक्चर और यूजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स जो कि लेड एसिड बैटरीज होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इससे ही मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर लेड को एनोड की तरह यूज करते हैं, और PbO2 जो होता है उसको हम कैथोड की तरह यूज करते हैं, जिसको कि लेड ऑक्साइड बोलते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं दैट इज H2SO4, इसका तो नाम सुना ही होगा। अब इस कैसे काम करता है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब लीड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और होता क्या है कि जब हम इसको रिवर्स केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करवा देंगे तो वो बैटरी के बेसिकली कैपेसिटी को रीस्टोर कर देगा, यानी कि वो दोबारा यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा। ये बेसिकली पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट में अरेंज्ड होती हैं, जिससे कि हम लेड एसिड स्टोरेज सेल को ऑब्टेन करते हैं। लेड एसिड स्टोरेज सेल के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो कि डिस्चार्जिंग के दौरान होते हैं उनको हम देख लेते हैं। इसके अंदर एनोड पर हम लेड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। कैथोड पर वहीं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिकली लेड ऑक्साइड के रिएक्शन के साथ वो क्या हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के गेन प्रोसेस को देखा जाता है। जो नेट रिएक्शन है उसके अंदर बेसिकली H2SO4 कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, जो कि ओवरऑल एसिड के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है। चार्जिंग के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम रिवर्स कर देते हैं, जिसके बेसिस पर जो लेड और लेड ऑक्साइड होते हैं वो दोबारा रीजनरेट करते हैं और दोबारा से वो रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हम दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। सेशन की PDF को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें। उस PDF से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वहीं पर कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलती हैं। हालांकि यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू लॉट, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।